स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सामने मोदी हमें चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को थैंक यू दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का दिया है नोटिस। बताएंगे किस तरीके के लगाए गए हैं आरोप और क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से उत्तर पारा के बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों। जमकर पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए गए और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर सवाल उठा कि आखिर उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है दोस्तों। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो इस पर जज ने क्या कुछ कहा है बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बसपा के नेता को ऑन द स्पॉट समाजवादी पार्टी के नेता ने दे दी बड़ी जिम्मेदारी। बताएंगे कौन है ये बसपा के नेता और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा के अंदर सही किया गया है कि विशेष अधिकार का नोटिस दिया गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के स्पीकर को प्रस्ताव देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नियम 222 का इस्तेमाल करते हुए यानी रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के मामले को लेकर यानी रूल 222 का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव यानी प्रिविलेज का मोशन चलना चाहिए। 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर यानी देश को संबोधित करने के नाम पर विपक्ष पर साधे गए निशाने को लेकर यह नाराजगी जताई गई है दोस्तों। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया यानी नेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के संविधान संशोधन विधेयक 131 के गिर जाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 29 मिनट का भाषण दिया प्रधानमंत्री ने और इस दौरान केवल विपक्ष पर निशाना साधते रहे। विपक्ष के सांसद जिनका काम होता है कि वो अपने ड्यूटी को करे यानी उनका काम है एक सांसद के तौर पर हर बिल पर अपनी राय रखना और उसके लिए वोट करना, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 29 मिनट का एक प्रोग्राम बुलाया दोस्तों। और 29 मिनट के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने के नाम पर केवल विपक्ष की आलोचना की और प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करने की जगह विपक्षी पार्टी के फैसले, विपक्षी पार्टी के वोट दिए जाने को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे थे, विपक्ष की आलोचना कर रहे थे। इसके बाद कहा गया कि संविधान के अंदर जो प्रावधान किया गया है उसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत के संसद की मर्यादा के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति जो संसद के अंदर चुनकर गया है और संसद में अपनी बातें रख रहा है, वोट कर रहा है, जिसको वोट करना है उसको कर रहा है और उस बात की नरेंद्र मोदी बार बार आलोचना कर रहे हैं। और यह आलोचना साफ तौर पर संसद के एक सदस्य यानी संसद के सांसद के गरिमा के खिलाफ है और पूरे संसद की गरिमा के खिलाफ है। संसद में नरेंद्र मोदी को आलोचना करनी चाहिए थी, लेकिन वो संसद के बाहर जाकर संसद के सदस्यों की आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन है और इसी नियम के उल्लंघन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संसद को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवानी चाहिए। संसद की मान मर्यादा का उल्लंघन किया गया है और विशेष अधिकार का हनन किया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक देश का प्रधानमंत्री एक स्पेशल मीटिंग बुलाता है और कहता है कि वो देश को संबोधित करेंगे, लेकिन देश को संबोधित करने की जगह केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे और ऐसे दौर में जब दो राज्यों के अंदर दो देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य है दोस्तों ये, चाहे पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु, और यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी दोनों चुनाव को प्रभावित करने के लिए विपक्ष पर न जाने कैसी कैसी बातें बोल रहे थे, तो इससे पता चल रहा है कि संसद में विपक्ष के द्वारा लिए गए फैसले पर प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बात करके संसद के सांसदों को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। साथ साथ टीएमसी ने हुगली जिले के उत्तरपारा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दीपांजन चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है दोस्तों। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी कुछ दिन पहले शुरू किए गए मातृशक्ति भरोसा कार्ड के जरिए मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पश्चिम बंगाल के डीईओ और सामान्य पर्यवेक्षक को संबोधित करते हुए टीएमसी ने पत्र लिखकर शिकायत की है। टीएमसी ने पत्र में कहा है कि हमें यह जानकारी मिली है कि बीजेपी के द्वारा 185 उत्तरपारा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाए गए दीपांजन चक्रवर्ती और उनके एजेंट और समर्थक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मतदाताओं को एक फॉर्म भरवाकर मातृशक्ति घोष कार्ड नाम से एक अभियान चला रहे हैं और 3000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा कर रहे हैं और इसे महिलाओं के वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं से कहा जा रहा है कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपको चुनाव खत्म होते ही 3-3000 रुपए महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। यानी पूरी तरीके से महिला वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी ने कहा कि ये आचरण आरपीआई एक्ट के खिलाफ है यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के खिलाफ 1951 के खिलाफ है और ये भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। केवल इसी कृत्य के लिए बीजेपी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और आपराधिक मामला बनता है। इसके तहत 17 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रॉयन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर केंद्रीय रिजर्व बल पर भी कई सारे आरोप लगाए गए थे। दोस्तों आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के जरिए मांग की गई कि सुरक्षा पर जो खर्चा हो रहा है, यानी मोहन भागवत ना तो देश के अंदर सांसद है, ना कोई मंत्री है, ना ही कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल गया हो या फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस टाइप की कुछ अवार्ड वगैरह मिल गया हो, लेकिन इसके बावजूद इनको ये जो बड़ी बड़ी सुरक्षा दी जा रही है, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है, इसे जनता के पैसे केवल बर्बाद किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी दोस्तों। याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि सुरक्षा की कवर पर 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 40, 45, 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है, यानी आम जनता के पैसे का दुरुपयोग है। राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने याचिका दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता के मकसद और इरादे पर सवाल उठाए। वकील ने यह जानकारी दी। नागपुर के निवासी ललन सिंह के द्वारा अश्वनी इंगोले के माध्यम से याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि हमें याचिकाकर्ता की मानसिकता पर, उनके याचिका दाखिल करने पर शक हो रहा है, यानी मकसद और इरादे पर शक हो रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि मकसद और इरादा कैसे एक जज तय कर सकते हैं। ये तो साफ तौर पर इस मामले से बचने वाली बात है। सबको पता है कि 40-45 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं आम जनता के, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसका संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि आरएसएस एक ऐसी संस्थान है जो सरकार को टैक्स भी नहीं देती है, तो ऐसे संस्थान के हेड को क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा दी जाएगी, इसका एक बड़ा सवाल तो बनता ही है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में सही से इस पर सुनवाई नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं कोर्ट ने याचिका को रद्द करके इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कई सारे लोगों को दिशा दिखाई है, क्योंकि अगर कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा तो फिर दूसरे तरीके से किसी बड़े कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये ऐसा मामला है जिस पर कोई जज फैसला लेने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की सरकार आजकल चल रही है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जज के बारे में क्या कहना चाहते हैं लिखेगा जरूर। साथ उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं और आम लोगों के पार्टियों में शामिल होने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में 21 अप्रैल 2026 को मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय को बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल से आए नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों, इसके बाद सपा के चीफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक नेता को अहम जिम्मेदारी दी। अखिलेश यादव ने बसपा से आए MH खान को प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी और प्रवक्ता बना दिया। कहा कि आप टीवी पर हमारा पक्ष रखेंगे। अखिलेश यादव ने चाय की दुकान बंद कराने को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र के लिए एक आदमी जिसने मुझे चाय पिला दी, उसके दुकान को बंद करके लोकतंत्र के खिलाफ काम किया गया है और ये डेमोक्रेसी किस तरीके की है, सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि अचानक से अखिलेश यादव ने फैसला लेते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको जिम्मेदारी दे दी। दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है। दोस्तों, 24 का नतीजा 27 में रिपीट करने के सारे प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं और हर तरीके से, चाहे संगठन का विस्तार करना हो या फिर एक ऐसे नेता को आगे करना हो जो काफी ज्यादा तेज तर्रार नेता है और पार्टी के विचारधारा को सही तरीके से सामने रख सकते हैं, उनको आगे किया जा रहा है। इसी के साथ में दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांत शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी के नेता काफी नाराज हो गए। द्वारका से पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने जज स्वर्णकांत शर्मा को बायस्ड बताते हुए, यानी पक्षपाती जज बताते हुए कहा कि उन्होंने इस फैसले से राज्यसभा के लिए अपनी सीट तय कर ली है। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट के अंदर स्वर्णकांत शर्मा की अदालत ने केजरीवाल की दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका दिया। जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि वादी के आरोप साबित नहीं होते और न ही हाईकोर्ट के जज आदेश दे सकते हैं, ये सिर्फ ऊपरी बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल वकील बने थे और जज पर आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप लगाए गए और ये बात तय भी है, ये बात सही भी है कि वो आरएसएस के कई बार कार्यक्रम में शामिल हुई है। दोस्तों, उनका पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती है मैं हर बार कार्यक्रम में शामिल होती हूँ तो हर बार मेरा दूसरा पोस्ट हो जाता है, यानी और बड़े पोस्ट पर पहुंच जाती हूँ। अब दिल्ली हाईकोर्ट की जज बन गई हूँ, तो ऐसे में स्वर्णकांता शर्मा के परिवार के कई सारे लोग दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पैनल का हिस्सा है। 200 वकीलों के पैनल का हिस्सा है जिनको बहुत सारे केस मिलते हैं और ये सब ऐसा ही नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है और अरविंद केजरीवाल उसी और सबको संकेत दे रहे हैं और बता भी रहे हैं, बल्कि जज के सामने उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन इसके बावजूद जज अपने आप को इस मामले से हटा नहीं रहे, जिसे लेकर कहीं ना कहीं जज के काम करने के तरीके पर कई सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखे तो आपको जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।